ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अमेरिका के बाद वापस लौटते हैं भारत। महाराष्ट्र में भी जिस तरह से चुनावी घमासान इस वक्त जारी है, उसके बीच आज अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता के सामने पार्टी का घोषणा पत्र रखेगी। बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए अजीत पवार की पार्टी जनता को लुभाने के लिए कोई आकर्षक घोषणा की तैयारी में है। तो अजीत पवार की एनसीपी जारी करेगी घोषणा पत्र और उसी को लेकर जिस तरह से आकर्षक वादों की उम्मीद की जा सकती है इस घोषणा पत्र में। बिल्कुल। और महाराष्ट्र के सियासी रण में विभिन्न दलों के जो नेता हैं वो चुनावी प्रचार में मैदान में जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी नागपुर के दीक्षा भूमि में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी बांद्रा कुर्ला संकुल में महाविकास अघाड़ी की जनसभा में भी शामिल होंगे। और उसके अलावा एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार आज महाराष्ट्र की जनता के सामने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेगी। तो राहुल गांधी की नागपुर में 2 जनसभाएं, इसी के साथ तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 कार्यकर्ताओं को पार्टी अनुशासन का पालन नहीं करने और पार्टी नियम तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने निष्कासित कार्यकर्ताओं के नाम भी जारी किए। भाजपा का ये फैसला महायुति गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के लिए बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र पेश करने के बाद आया। और महाराष्ट्र के सियासी जो हम रणभेरी है उस पर बात करने के लिए योगेश हमारे साथ जलगांव से जुड़ गए हैं। योगेश, अगर हम देखें तो महायुति की बात हो चाहे महाविकास अघाड़ी, दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं कि भाई इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पाले में होगी। जहां लगातार चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है, क्या लगता है अजीत पवार का पावर काम आएगा या फिर हम ये मानकर चलें कि एनसीपी के जो शरद पवार हैं वो इमोशनल कार्ड के जरिए जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जहां तक जो शरद पवार की बात है, शरद पवार ऐसा पहले भी कह चुके हैं। मुझे अंदेशा है आप किस ओर इशारा कर रही हैं। बेसिकली शरद पवार ने आज जो उनकी खबरें छपी है यहाँ जो स्थानीय समाचार पत्रों में कि जिस तरीके से वो संन्यास लेने की बात एक तरीके इशारों में कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था जब सुप्रिया सुले के जो है एनसीपी की बागडोर देने की बात आई थी, लेकिन फिर अजीत पवार ने उसमें असहमति जताई थी। बाद में शरद पवार ने विड्रॉ कर लिया था। आज फिर से वैसी ही चीजें हुई है। शरद पवार ने फिर से इशारा किया है कि कहीं ना कहीं तो ठहराव की आवश्यकता होगी और इसको लेकर उन्होंने संन्यास का बेसिकली एक तरीके से मैसेज जो स्प्रेड किया है। देखिए, सिंपैथी वोट जो है इसका काफी असर जो है लोकसभा चुनाव में था, लेकिन क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव का हमने परिणाम देखा और फिर तब उसके बाद चीजें काफी लेवल पे बदली हैं। चाहे वो आप पॉलिसीज को लेकर देख लीजिए, चाहे वो घोषणाओं को लेकर देख लीजिए, चाहे स्टैंड नैरेटिव सेट को लेकर देख ले। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कई मौकों पर बोलते रहे कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया वो बेसिकली नैरेटिव को तोड़ मरोड़ के पेश करने की वजह से आया था। उसको लेकर काफी ज्यादा कोर्स करेक्टिव मेजर्स जो होता है वो भी महायुति बीजेपी शिवसेना एनसीपी ने लिया था। तो कुल मिलाकर जो शरद पवार की बात है वो इस तरह की है। दूसरी बात, अगर अजीत पवार की अगर बात देखें तो देखिए कुछ सीटें जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है। जैसे मानकुश शिवाजी नगर की सीट अगर आप मुंबई में देख लीजिए, जहां से नवाब मलिक को उतारा गया है, वहां पे बीजेपी शिवसेना नहीं चाहती थी कि नवाब मलिक उतरे, लेकिन फिर भी वो उतरे और फिर जब विड्रॉल का डेट था उन्होंने विड्रॉ भी अपना नॉमिनेशन नहीं किया। इसके बावजूद अगर आप देखें तो बीजेपी के पास अपर हैंड है और बीजेपी और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन दोनों के पास फिलहाल वो कंफर्टेबल स्थिति में दिख रहे हैं। मैं जहां पे जलगांव में हूं, नॉर्थ महाराष्ट्र की अगर आप बात कर लीजिए, मराठवाड़ा की अगर आप बात कर लीजिए, तो यहां पे जो 47 और 48 क्रमशः सीटें हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र में 47 सीटें, 48 सीटें मराठवाड़ा में, यहां पे कई जगह जो फैक्टर है वो एंटी इनकम्बेंसी का है। यहीं अगर आप उसके थोड़ा अगर आप ईस्ट अगर जाएं, विदर्भ की तरफ अगर जाएं, तो जो मराठा आरक्षण की जो हवा चली थी, जो नैरेटिव बनाने की सेट हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें पिन ड्रॉप हो गया, क्योंकि मनोज जारंगे पाटिल जो है उन्होंने अपनी ही बात से वो पलट गए। संडे को रात में उन्होंने पीसी किया और फिर मंडे को वो अपनी बात से पलट लिए। पहले उन्होंने कहा था कि हम जो है अपने कैंडिडेट अनाउंस करेंगे या जो कैंडिडेट है जिनको समर्थन देंगे उनकी घोषणा करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया।
जहां तक बागियों की बात है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा इस विधानसभा चुनाव में और यही इस चुनाव को काफी रोचक भी बनाएगा। कई बिल्कुल, तो यहाँ पे रोज नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। योगेश, बिल्कुल आपने बागियों की बात करी, तो यहाँ पर भाजपा ने चुनाव से पहले बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसको लेकर क्या कुछ अब अटकलें चल रही हैं? साथ ही आज अजीत पवार की पार्टी जो है वो घोषणा पत्र भी जारी करेगी, उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी आकर्षक लुभावने ऑफर यहाँ पर हो सकते हैं जनता के लिए। देखिए, बागियों की जहां तक बात कीजिए तो बिल्कुल आपने सही कहा, जो 37 विधानसभा क्षेत्र है वहां से 40 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की गई है। कई सारे बागी जो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था। अगर आप गोपाल शेट्टी की बात की बोरीवली सीट से, जो कि काफी चर्चित है, उन्होंने विड्रॉ किया था। ये बागियों का जो मामला है ये दोनों तरफ है, आप महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही तरफ ये मामला है। दूसरी बात, अगर अजीत पवार की अगर घोषणाओं की बात कीजिए तो देखिए सबसे ज्यादा नजर आज उसी पर रहेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी चीजें कही जा चुकी है और शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से भी चीजें ऑलरेडी कही जा चुकी है। एनसीपी की तरफ से ये सबकी नजर है, क्योंकि कई बार ये है कि माइनॉरिटी वोटर्स जो होते हैं इस पे ज्यादा जो है दबाव रहता है कि किस तरीके से वोट्स उनके लिए जाएं, किस तरीके से उनको लूप में लिया जाए, कॉन्फिडेंस उनका हासिल किया जाए। ऐसे में क्योंकि नवाब मलिक को खड़ा करके ऑलरेडी जो है अजीत पवार ने बड़ा रिस्क ले चुके हैं अजीत पवार, तो मुझे लगता है कि जो उनका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें हो सकता है वो माइनॉरिटी के लिए कुछ अनाउंसमेंट करें। तो ये मुझे लगता है ये चीज जो है आज देखने को यहाँ पर मिलेगी। योगेश, एक चीज और समझना चाहेंगे, जो एक मुद्दा दोनों ही, अगर हम महायुति की बात करें या महाविकास आघाड़ी की, जो दोनों में ही बहुत सिमिलर है। अगर हम मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो विपक्ष ये कहता है कि भाई आपके पास कोई चेहरा नहीं, वहीं पक्ष की अगर बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो फिर भी मुख्यमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, आपने भी कोई चेहरा घोषित नहीं किया। ये क्या दोनों महायुति और महाविकास आघाड़ी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? देखिए, एक्चुअली असमंजस की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि तीन पार्टियों को लेकर दोनों ही गठबंधन चल रहे हैं और तीनों ही पार्टियां जो है उनमें दो पार्टियां जो है वो यहाँ की क्षेत्रीय मजबूत दल रहे हैं। अलग बात है कि उनका विखंडन हो गया पिछले कुछ समय में, लेकिन वो मजबूत दल रहे हैं। अगर पिछले दिनों मेरी बात जो है वो गिरीश महाजन से भी हुई थी और दादा भूसे से भी हुई थी। गिरीश महाजन बीजेपी के कद्दावर नेता है, देवेंद्र फडणवीस के दाहिने हाथ माने जाते हैं, वहीं पे दादा भूसे जो है वो एकनाथ शिंदे के दाहिने हाथ माने जाते हैं, मंत्री भी हैं और यहाँ पे जो है मालेगांव से वो कंटेस्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों ही नेता से जब मैंने बात की कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, ये भी चीज बताई गई कि मुख्यमंत्री के, चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने जब पहली बार प्रेस वार्ता की थी एमसीए वो मुंबई में, तभी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो है हमारे बगल में बैठे हैं, जिनके साथ हम पीसी कर रहे हैं। अगर आप महाविकास आघाड़ी में बात कीजिए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस का कोई नेता यहां से नहीं बोल सकता कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, क्योंकि जो भी फैसला होता है कांग्रेस का वो दिल्ली से आला कमान से आता है। हमने पिछली बार महाराष्ट्र में देखा भी है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का किस तरीके से गद्दी गया था, किस तरीके से नारायण राणे आए थे और कैसे जो है कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को बेसिकली रिमोट कंट्रोल करती है। ये चीजें कई राज्यों में देखी गई है, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, आप अन्य राज्यों में भी देख लें तो वहां पे कांग्रेस का ये सब चीजें देखी गई है। शिवसेना के सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि शिवसेना को पहली बार बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर काफी कम हो गई है। अब परिस्थितियों के मुताबिक अगर आप देखें, जो पॉलिटिकल जहां पे इक्वेशन बना उसके बाद कांग्रेस ने अपर हैंड लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो हालांकि ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो पद है उसमें लेकर कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनके बीच में सहमति नहीं बनी है। सीट शेयरिंग में ही हमने देखा था किस तरीके से बवाल हुआ था वहां पे वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में, वाईबी चौहान में जब पीसी होने वाली थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, ये महायुति की तरफ से फिर भी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में कॉर्डियल रिलेशन है, काफी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सॉर्ट आउट भी की गई है। महाराष्ट्र में शेयर और केयर की जो थ्योरी है ना, वो कहीं ना कहीं हर बार चुनावों में हमें विफल होती हुई नजर आती है। खैर, आगे का फैसला जनता जनार्दन को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, लेकिन आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो बिल्कुल महाराष्ट्र में अभी भी जोर